गुड मॉर्निंग आप सभी को, प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे डेली जीके जीएस कुछ कार्यक्रम में। कैसे हैं आप? चलिए आज शुरू करते हैं अपने इस कार्यक्रम को। और जैसा कि आप सभी लोग जुड़ जाइए, स्वागत है आप सभी का। चलिए बहुत बढ़िया, विनय बाबू जी आ चुके हैं हमारे। चलिए बहुत बढ़िया, स्वागत है आप सबका। चलिए रामकांत जी हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम को। और आज के कार्यक्रम का पहला क्वेश्चन है हमारा, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष से शुरू किया गया था? देखिए सवाल पूछा गया है, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष से शुरू किया गया था? 1900 ईस्वी, 1890 ईस्वी, 1905 ईस्वी या फिर 1911 ईस्वी? प्यारे अभ्यर्थियों, स्वदेशी आंदोलन पूछा गया है आपसे, तो स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष से शुरू किया गया था? एकदम सिंपल है, आपको पता होगा 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। बात करें 7 अगस्त 1905 को बंगाल के कलकत्ता टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। चूँकि अगर पाश्चात्य कारणों की बात करें तो जो लॉर्ड कर्जन द्वारा जो बंगाल विभाजन किया गया था 1905 में, उस 1905 के बंगाल विभाजन के दौरान बाद में ये 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में इसका आयोजन किया गया। यह ब्रिटिश उत्पादों के बहिष्कार और घरेलू उत्पादों और उत्पादन प्रक्रिया के पुनरुद्धार के लिए शामिल किया गया था इस आंदोलन को। बात करें इस आंदोलन के प्रमुख नेताओं की, तो इस आंदोलन के जो प्रमुख आंदोलनकारी थे, जैसे आपने नाम सुना होगा लाल, बाल और पाल, ठीक है, मतलब लोकमान्य तिलक थे, विपिन चंद्र पाल थे, लाला लाजपत राय थे, अरविंदो घोष आदि, इन सभी आंदोलनकारियों का नाम सम्मिलित है आपके स्वदेशी आंदोलन से। इतना क्लियर हुआ? प्यारे अभ्यर्थियों, बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था इसको। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन, दूसरे नंबर पे हैं आपके एम. पतंजलि शास्त्री, या फिर आपके विजय मुखर्जी, या फिर हीरालाल जे कानिया। ठीक है, आप सभी को इसका आंसर करना है। तो देखिए, बात करें भारत के प्रमुख न्यायाधीश की, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की, तो वो थे आपके हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया, जिन्होंने 1950 से 1951 तक अपनी सेवा दी। ठीक है, हीरालाल जे कानिया 1950 से 51 तक सेवा दी। सेवा और देते, लेकिन एक आकस्मिक जो घटना घटित हुई 1951 में ही इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 1951 में सेवा करते ही, सेवारत होती हुई भी इनकी मृत्यु हो गई। भारत के सीजेआई और सर्वोच्च न्यायालय यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, हम इस सवाल की पहले भी समीक्षा कर चुके थे अपने पिछली क्लासों में भी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जरा याद करो कुर्बानी। आपने सुना होगा इस गीत को, ए मेरे वतन के लोगों, है ना? तो उसी की एक लाइन है, जरा याद करो कुर्बानी। गीत के लेखक कौन है? हाईकोर्ट आरओ 2022 में पूछा गया था इसको, जरा याद करो कुर्बानी के लेखक कौन है? ऑप्शन देखिएगा, जावेद अख्तर हैं, प्रदीप हैं, नुसरत फतेह अली खान है, या फिर रघुपति शाह है। ठीक है, आप सभी लोग आंसर करिए इसका। चलिए बात करें याद करो कुर्बानी यानी कि ए मेरे वतन के लोगों, जो गीत था ये कवि प्रदीप द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? कवि प्रदीप द्वारा लिखा गया था। यह प्रथम हिंदी राष्ट्रवादी गीत था। ठीक है, बात करें तो इस गीत को आवाज़ लता मंगेशकर जी ने दी थी, और इस गाना को यानी इस गीत को संगीतबद्ध किया था सी रामचंद्र ने। ठीक है, सी रामचंद्र ने। ठीक है, यह गीत चीन और भारत युद्ध के दौरान जितने भी सैनिक शहीद हुए, उन सभी शहीदों को यह गीत समर्पित किया गया, अर्थात डेडिकेट किया गया। ठीक है, इसका लाइव प्रदर्शन दिल्ली में किया गया था। ठीक है, बाकी आपने इसके बारे में कहानी पढ़ी होगी विस्तार पूर्वक। क्लियर हुआ इतना आपको? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। देखिए, ये आपका जो तो रिक्त स्थान है, किसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं? देखिए, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा गया? देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, फेफड़ों को कहा गया, धमनियों को, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड्स यानी पीयूष ग्रंथि। ठीक है, बिल्कुल रामकांत जी बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो बात करें कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो प्यारे अभ्यर्थियों माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस यानी कि ऊर्जा ग्रह किसे कहा गया? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा गया। ठीक है, यह ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को एटीपी में बदलता है, यानी एटीपी में परिवर्तित करता है। एटीपी की बात करें तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट,
ठीक है। और एटीपी क्या है, तो देखिए एटीपी जो है ना, कोशिकाओं की चय अपचय गतिविधियों को शक्ति प्रदान करता है, ठीक है, यानी उन्हें पावर देता है। क्लियर हुआ। तो कोशिका का पावर हाउस कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। चलिए, ये पूछा गया था प्यारे अभ्यर्थियों CGL 2019 में। बात करें आज के अगले क्वेश्चन की, तो देखिए निम्नलिखित में से किस पहलवान ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता था। RRB ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था इसको। निम्नलिखित में से किस पहलवान ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता। अंशु मलिक, रवि कुमार दहिया, दीपक पुनिया या फिर आपके राधिका, ठीक है। तो प्यारे अभ्यर्थियों, रवि दहिया। देखिए मंगोलिया के उलान बटार में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में हरियाणा के जो रेसलर हैं, यानी हरियाणा के जो पहलवान थे रवि कुमार दहिया ने इसमें स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता था। रवि दहिया की बात करें तो ये हरियाणा के रहने वाले इंडियन फ्री स्टाइल कुश्ती जो है, अब मैंने बताया था एक बार कुश्ती के बारे में आपको कि कुश्ती की 2 शैलियाँ होती हैं, एक आपकी ग्रीक और रोमन, और दूसरी होती है फ्री स्टाइल कुश्ती। तो रवि दहिया आपके फ्री स्टाइल कुश्ती से संबंधित है, ठीक है, जिन्होंने 2020 ओलंपिक में 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता था, ठीक है। आगे चलते हैं आज के कुछ का अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो सही उत्तर इसका क्या होगा, रवि दहिया। बात करें 6वें क्वेश्चन की, तो देखिए निम्नलिखित में से हंगरी की मुद्रा क्या है। पेट 2021 में पूछा गया था इसको। हंगरी की मुद्रा बताना है आपको, हंगेरियन फॉरेंट, हंगेरियन नाइरा, हंगेरियन पाउंड या फिर डॉलर, ठीक है। तो प्यारे अभ्यर्थियों बात करें हंगरी की मुद्रा की, तो हंगेरियन फॉरेंट, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा, हंगेरियन फॉरेंट हंगरी देश की मुद्रा है। बात करें हंगरी देश की, तो प्यारे अभ्यर्थियों मध्य यूरोप में एक स्थल से घिरा हुआ देश है, ठीक है। मध्य यूरोप में एक स्थल से घिरा हुआ देश हंगरी है। बात करें हंगरी की, तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, और वर्तमान में हंगरी के प्रेसिडेंट की बात करें तो उनका नाम मिलेगा आपको तमस सुल्योक वर्तमान में हंगरी के प्रेसिडेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखिए शारदा अधिनियम निम्न में से किससे संबंधित है। सुपरटेट 2018 में पूछा गया था इसको, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है। ऑप्शन देखिएगा आप सभी लोग, शारदा नदी से, या बाल विवाह से, दहेज प्रथा से, या फिर पुलिस सुधार से। आप सभी लोग इसका आंसर करिए। तो प्यारे अभ्यर्थियों शारदा अधिनियम का संबंध था आपके सीधे बाल विवाह से। तो सही उत्तर क्या होगा आपका, बाल विवाह। शारदा अधिनियम आया आपका 28 सितंबर 1929 को, ठीक है। शारदा अधिनियम 28 सितंबर 1929 को आया, ठीक है, पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत पता है इसके तहत ना लड़कियों की शादी के लिए 14 वर्ष की उम्र और लड़कों की शादी के लिए 18 वर्ष की मतलब उम्र सीमा तय की गई थी शारदा अधिनियम के तहत। लेकिन बाद में कुछ संवैधानिक सुधारों के तहत इसकी उम्र को बढ़ाया गया, और इसकी उम्र बढ़ाने के साथ लड़कियों की शादी की उम्र जो समय सीमा थी, लड़कियों की शादी की विवाह की समय सीमा 28 वर्ष और लड़कों की शादी की यानी विवाह की जो समय सीमा है वो 21 वर्ष निर्धारित की गई। क्लियर हुआ आपको, यानी 21 और 18, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे स्थित था। आरपीएफ 2018 में पूछा गया था इसको। सिंधु सभ्यता का जो महत्वपूर्ण एक स्थल था हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था। आप सभी को पता होगा हड़प्पा जो स्थल था सिंधु सभ्यता का वो आपके रावी नदी किनारे स्थित था। तो सही उत्तर क्या होगा, रावी नदी। बहुत बढ़िया, सभी ने इसका सही आंसर दिया है। चलिए, रावी नदी किनारे स्थित था। बात करें रावी नदी तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में देखिए 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक की समय सीमा को हम पढ़ते हैं। ये टाइमलाइन आपको मिलेगी सिंधु सभ्यता के नाम से, जिसमें से 1921 में दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज की। अतः पहला स्थल हड़प्पा मिलने पर सिंधु सभ्यता का दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया इसको। ठीक है, आज के करंट का क्वेश्चन है भारतीय तटरक्षक जहाज का नाम क्या है जो हाल ही में आसियान देशों में अपनी विदेशी तैनाती के रूप में वियतनाम के बंदरगाह में पहुंचा। करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि उस तटरक्षक यानी कोस्ट गार्ड जहाज का नाम बताना है आपको जो हाल ही में एशियन देशों में अपनी विदेशी तैनाती के रूप में वियतनाम के बंदरगाह में पहुंचा। नाम सुनिएगा, ताराबाई, सम्राट, समुद्री पहरेदार या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा जहाज है? ठीक है, तो देखिए प्यारे अभ्यर्थियों बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड यानी आईसीजी प्रदूषण नियंत्रक पोत जो है ये
एक हेलीकॉप्टर को लेकर के, ठीक है, एक हेलीकॉप्टर को लेकर के 2 अप्रैल 2024 में, ठीक है, यानी आज से ठीक 3 या 4 दिन पहले 2 अप्रैल 2024 को वियतनाम में अपनी तैनाती को सुनिश्चित करने के लिए भारत की जहाज निर्माण क्षमता को प्रदर्शित करते हुए ये यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करती है और सहयोग को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो समुद्री पहरेदार नाम था। क्या नाम था? समुद्री पहरेदार। तो देखिए, भारतीय तटरक्षक जहाज समुद्री पहरेदार हाल ही में यानी 2 अप्रैल 2024 को आसियान देशों में अपनी विदेशी तैनाती के रूप में वियतनाम के बंदरगाह में पहुंचा। वियतनाम बंदरगाह में पहुंचने पर भारत की तरफ से भेजे गए इस प्रदूषक नियंत्रित पोत जिसका नाम समुद्री पहरेदार है, ये दोनों देशों के बीच ये यात्रा को सुदृढ़ और मजबूत करता है तथा दोनों देशों के बीच संबंध को और भी अधिक क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है। बात करें आज के कुछ के लास्ट क्वेश्चन की, तो हाल ही में डीआरडीओ ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ठीक है, हाल ही में डीआरडीओ ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन देखिए, अग्नि प्राइम, नाग 2, त्रिशूल या फिर प्रहार। प्यारे अभ्यर्थियों, कल की कुछ की क्लास में हमने प्रहार के बारे में जाना था। प्रहार एक विशेष प्रकार की मिसाइल होती है, लेकिन आज के क्वेश्चन की बात करें कि हाल ही में डीआरडीओ ने किसको सफल परीक्षण किया है, तो वो है आपका अग्नि प्राइम। क्या है? अग्नि प्राइम। प्यारे अभ्यर्थियों, हाल ही में स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम को लेकर के डीआरडीओ ने एक नई जो है तो दिशा में कार्य करते हुए अग्नि प्राइम को का सफल परीक्षण किया है। अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण ओडिशा के तट से किया गया। ठीक है, अग्नि प्राइम 2 स्टेज वाली सतह से सतह तक यानी 2 स्टेज वाली मिसाइल है जो सतह से सतह तक मार करने वाली एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। यहाँ तक क्लियर हुआ आप सभी को? तो ये था आज का हमारा क्विज का कार्यक्रम। मिलते हैं आपसे कल वाली क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।